हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द रिसेशन, जिसके बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़ में आ रहे हैं। अलग अलग ओपिनियंस वहाँ पर आ रहे हैं। यूएस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि रिसेशन वाली कोई बात नहीं है, बट वहीं फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि चलो रिसेशन आ सकता है यहाँ पर और काफ़ी हैवी इम्पैक्ट भी रहेगा। बट रिसेशन किस तरीके से मेजर किया जाता है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स रहते हैं, उनको भी हम थोड़ा देखेंगे। और साथ के साथ एक जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है यहाँ पर यूएस ट्रेजरी, जो यहाँ के यूएस गवर्नमेंट के द्वारा जो बॉन्ड्स वहां पर दिए जाते हैं उनकी यील्ड का, उनकी जब मैपिंग की जाती है तो उसमें जब इन्वर्जन आता है तो वो चीज़ क्या वहां पर दर्शाती है, उस चीज़ को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कैसे यील्ड कैलकुलेट भी होती है वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरीके से यूपीएससी भी आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। 2020, 2021, 2022 तीनों पेपर्स आप उठा लीजिए, इको में आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही वहां पर पूछे जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। स्लीपी क्लासेस द्वारा सभी कोर्सेज पर टिल 1 जनवरी 2023 एडिशनल 10% का डिस्काउंट अनाउंस किया गया है। हॉलीडे सीजन है, क्रिसमस न्यू ईयर आपके सामने है, तो उसी की हम किसी उपलक्ष्य में यहाँ पर टारगेट 2023 आप कोड यूज करके इस डिस्काउंट कूपन कोड को अवेल कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो इस तरीके से काफ़ी सारी वहाँ पर थ्योरीज आ रही हैं कि हाँ जी 2023 में वर्ल्ड रिसेशन वहाँ पर फेस कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बोरोइंग कॉस्ट वहाँ पर नंबर ऑफ इकोनॉमीज द्वारा बढ़ाएगी, अर्थात कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं अलग अलग इकोनॉमीज के, वो वहाँ पर रेपो रेट या जो भी उनका उस प्रकार से जो टर्म रेट वहाँ पर जो चल रहा है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। बट उसकी वजह से इकोनॉमीज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। इकोनॉमीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं मतलब वहाँ पर ग्रोथ कम होती जा रही है, और जब ग्रोथ आपकी कम होती जाएगी तो उसके चलते रिसेशन वाली सिचुएशन भी वहाँ पर अराइव की जा सकती है। तो बेसिकली सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा ये कुछ बातें यहाँ रखी गई थी, तो सोचा थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। और पर्टिकुलरली जो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है यील्ड्स का, कि जो बॉन्ड की यील्ड्स रहती हैं उसमें जिस तरीके की मैपिंग जब उन्हें करते हैं, इन्वर्जन जब वहां पर आता है, तो वो चीज़ हमें क्या बताती है, तो वही चीज़ आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट पहले रिसेशन है क्या चीज़। तो बेसिकली रिसेशन एक तरीके का इंडिकेटर है, एक तरीके की सिचुएशन है जिसमें आपकी जो ओवरऑल आउटपुट है किसी भी इकोनॉमी में वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी फॉर एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, जिसमें जॉब लॉसेस भी होंगे, रिडक्शन भी होगी ओवरऑल डिमांड में। तब हम कह सकते हैं कि जी हाँ, ये पर्टिकुलर इकोनॉमी रिसेशनरी फेज में वहां पर आ चुकी है। तो अलग अलग इकोनॉमीज जो हैं अपने हिसाब से वहां पर डिसाइड करती हैं, अपने हिसाब से वहां पर अनाउंस करती है कि जी हाँ, हमारी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में यहाँ पर आ चुकी है। अब जिस प्रकार से पेंडेमिक के बाद से हमने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस वहां पर देखे हैं, ठीक है जी, कि पेंडेमिक की जो हमारी ट्रैजेक्टरी आपको यहाँ पर दिखाई गई, जो ट्रेंड जिस तरीके का वहां पर हो सकता था, अगर अगर आपका किसी प्रकार का पेंडेमिक यहाँ नहीं आता तो हम ब्लू लाइन से उसे यहाँ पर डिसाइफर कर सकते हैं। बट वहीं जो आपका ट्रेंड अभी का हम देख रहे हैं वो आपको ऑरेंज लाइन से यहाँ पर दिखाया गया है कि डेफिनेटली यहाँ पर हमने डाउनफॉल तो विटनेस किया ही किया है, और उस प्रकार से अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं उसको क्रॉस करने की, पर ग्लोबल लेवल पर अभी भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके बाद आपका रशिया यूक्रेन का वॉर वहां पर शुरू हो गया, जिसके चलते सप्लाई साइड डिसरप्शंस बहुत ज्यादा क्रिएट होगी। चाइना की जीरो लॉकडाउन पॉलिसी वहां पर शुरू होगी, जिसकी वजह से दोबारा से सप्लाई वहां पर कंस्टेंट आ गया। इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ती गई काफी सारी इकोनॉमीज के लिए, एंड पर्टिकुलरली इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, क्योंकि वो सारी जो कॉमोडिटीज वो बाहर से मंगवाते थे वो इजिली नहीं मिल पा रही, तो अब उनके प्राइसेस वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सप्लाई डिमांड का जो खेल यहां पर रहता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली एक डेफिनेशन आप ध्यान में रखिए कि किस प्रकार से कोई भी इकोनॉमी वहां पर डिसाइड करती है कि वो रिसेशन में आ चुकी, जब कंसेक्यूटिवली 2 क्वार्टर्स तक वो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में वहां पर चल रही हो, जॉब लॉसेस भी वहां पर हो रहे हैं, और ओवरऑल डिमांड भी वहां पर कम होती जा रही है। ठीक है जी, तो जिस प्रकार से यूएस फेडरल रिजर्व यहां पर रेट्स बढ़ा रहा है, ठीक है जी, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहां पर ज्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से डिमांड कंट्रोल होने की वहां पर बात हो रही है कि डिमांड आपकी कम होती जाएगी। अब वो डिमांड यदि बहुत ही ज्यादा वहां पर कम होगी तो डेफिनेटली हम वहां पर कह सकते हैं कि ये रिसेशनरी फेज वहां पर आ जाएगा। और जिस प्रकार से आपको पता ही है कि बहुत पुरानी कहावत है कि यूएस अगर छींक मारता है तो पूरे वहां पर संसार को यहाँ पे या पूरी कंट्रीज को यहाँ पर कोल्ड हो जाता है, तो वही चीज यहाँ पर भी हम विटनेस कर सकते हैं। तो बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जिन्हें मद्देनजर रखते हुए काफी सारे यहाँ पर थ्योरिस्ट इकोनॉमिस्ट अपनी अपनी चीजें वहां पर कोट डाउन कर रहे हैं कि जी हाँ रिसेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कौन कौन से, कि डेफिनेटली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी ध्यान में रखेंगे कि डिमांड जिस प्रकार से रहेगी उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रहेगी। तो यदि उसमें डिक्लाइन आ रहा है तो हम कह सकते हैं ओवरऑल डिमांड में यहाँ पर डिक्लाइन आया है। रियल इनकम यदि कम होती जा रही है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, डिस्पोजेबल इनकम नहीं बच रही है वहां पर, ठीक है जी,
तो उस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि जी हाँ, आपका रिसेशनरी फेज वहां पर आ सकता है। साथ के साथ रियल जीडीपी की हाँ जी वहां पर कंट्रैक्शन आ रही है, जैसे कि हमने बात भी की 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक रहे। उसके अलावा जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट यदि वहां पर बढ़ती जाए कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है, कहीं से कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से अपना पेट पालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन भी वहां पर बढ़ी होगी, तो उनके लिए और दिक्कत वाली बात हो जाएगी यहाँ पर अपने डे टू डे खर्चे वहां पर पूरा करने के लिए। और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यील्ड कर्व का। तो यील्ड कर्व वाला जो इंडिकेटर है उसी को आज हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। तो यूएस ट्रेजरीज बेसिकली क्या है? तो देखिए, किसी भी इकोनॉमी में किसी को भी यदि आपको लोन देना है ना, आप ये सोचें कि मुझे किसी को लोन देना है, ठीक है, जिससे मैं थोड़ी बहुत अपनी कमाई कर लूंगा, थोड़ी बहुत रिटर्न्स वहां पर जनरेट कर लूंगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट किसी से चार्ज कर लूंगा। सबसे सेफ जो आपके लिए आइडिया है, जो सबसे सेफ टूल है कि लोन किसी देना, तो वो सरकार वहां पर बन जाती है, क्योंकि डेफिनेटली सरकार तो वहां रहेगी और वो डिफॉल्ट भी नहीं कर पाएगी, उन्हें तो आपका पैसा वहां पर वापस करना ही रहेगा अनटिल अनलेस बिल्कुल ही वहां पर सरकार आपकी डिसमेंटल हो जाए, किसी प्रकार से इकोनॉमिक वहां पर हम कह सकते हैं कि क्राइसिस ही वहां पर आ जाए, तब तो वो नहीं कर पाएगी। बट अनटिल अनलेस सब चीजें स्मूथली चल रही हैं तो सरकार डेफिनेटली आपका लोन तो वहां पर वापस करेगी ही करेगी। तो उसी तरीके से जिस प्रकार की सरकार की अर्निंग रहती है बाय द मींस ऑफ टैक्स रेवेन्यूज, जो कि उनके खर्चे करने के लिए पूरी नहीं रहती, तो सरकार भी इस प्रकार के लोन्स वहां पर उठाती है। अब वो लोन्स कैसे उठाती है कि वो अपने एंड पर बॉन्ड्स वहां पर इशू करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड जिसे हम यहां पर कहते हैं। बहुत बार आपने इस टर्म को यहां पर सुना होगा। इंडिया में उसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, यूके में गिल्ट्स कहते हैं, यूएस में आपकी उस चीज को ट्रेजरीज कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसको टर्म के साथ कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो गिल्ट वाली टर्म यूज होगी, जी नहीं, ये आपके यूके कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में ही वहां पर बात हो रही है। तो आई होप आपको ये चीज बिल्कुल पता हो। फिर अगर हम बात करें कि यील्ड क्या चीज है, किस प्रकार से यील्ड आपकी कैलकुलेट की जाती है, तो देखिए, जब भी आप किसी को उधार दे रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, कुछ मैं इंटरेस्ट यहां पर चार्ज करूंगा। तो वैसे ही बॉन्ड्स का भी केस है, सरकार आपसे उधार ले रही है, सरकार बोले कि जी हाँ, मैं इस बार आपसे इतना उधार लेना चाह रहा हूं, मेरे एंड से आपको कूपन रेट जो कि यहां पर इंटरेस्ट रेट रहता है वो 10% रहेगा। ठीक है जी, तो उस हिसाब से हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे कि यील्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो यील्ड का बेसिकली जो फॉर्मूला है वो क्या है कि एनुअल कूपन पेमेंट, कि कितना आप इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वहां पर अर्न कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय द बॉन्ड प्राइस। उसी के हिसाब से एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं तो ऐसे रमेश भाई साहब थे, उन्होंने भारत सरकार को वहां पर उधार दिया, भारत सरकार ने उसके बजाय उन्हें यहां पर एक बॉन्ड इशू कर दिया, रमेश जी ने अपनी पेमेंट यहां पर कर दी। मान लेते हैं ये जो बॉन्ड था ये आपका 1000 रुपए का था। अब उसमें कूपन रेट हम मान लेते हैं कि 10% था, तो 10% के हिसाब से यदि हम बॉन्ड यील्ड फॉर्मूला यहां पर लगाएं, एनुअल कूपन पेमेंट कितनी होगी आपकी, 100 रुपए की होगी। टोटल आपका कितने बॉन्ड का प्राइस था, 1000 रुपए था, तो इजिली हम कहेंगे कि 10% यहां पर हमारी यील्ड रहेगी, तो वो चीज आ गई। अब वो जो बॉन्ड है उन्होंने अपने पास रखा, कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि सरिता दीदी आई, उन्होंने कहा कि भैया मुझे इस बॉन्ड की जरूरत है। तो यहां पर रमेश जी क्या करेंगे, चलो यार मैं थोड़ा प्रॉफिट कमा लेता हूं, मैं ये आगे बॉन्ड इन्हें 1100 रुपए में बेच देता हूं। ठीक है जी, अब वहां पर डिमांड ग्रेट होगी तभी तो उन्होंने 1100 रुपए का बेचा कि चलो इनको जरूरत है, काफी लोग आ रहे थे, सरिता जी ने बोला कि चलो मैं आपको 1100 रुपए यहां पर दे दूंगी। तो उसके बजाय अब जो एनुअल कूपन पेमेंट है वो तो कूपन रेट के हिसाब से रहेगी, वो तो आपकी 100 रुपए ही है, बट सॉरी वो तो 100 रुपए ही है, बट वहां पर जो बॉन्ड प्राइस था वो यहां पर बढ़ गया, जिसकी वजह से यहां पर जो यील्ड है वो आपके अप्रोक्सीमेटली 9% यहां पर आ जाएगी। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड में किस प्रकार का रिलेशन रहता है। तो ये इनवर्स रिलेशन है, जैसे जैसे बॉन्ड प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी बॉन्ड यील्ड यहां पर कम होती जाएगी। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना, इसी के आधार पर अगला कॉन्सेप्ट आप यहां पर समझ पाएंगे। यदि इसको एकदम कोई कैचअप यहां पर करना हो तो हम इजिली समझ सकते हैं कि जब भी आपके प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, और प्राइसेस कब बढ़ते हैं किसी भी चीज के, जब उसकी डिमांड वहां पर बढ़ जाती है और सप्लाई वैसे कांस्टेंट ही वहां पर रहती है। प्राइसेस आपके ड्रॉप डाउन कब होंगे, जब डिमांड वहां पर बिल्कुल ही गिर जाएगी, बस सप्लाई उसी तरीके से वहां पर काम कर रही थी। ठीक है जी, तो प्राइसेस जब भी बढ़ेंगे तो हम इजिली कह सकते हैं कि उस दौरान आपका यील्ड वहां पर कम हो जाएगा, यील्ड विल फॉल। तो वैसे हम कह सकते हैं कि जो आपका यील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। तो यही फॉर्मूला है, यही कॉन्सेप्ट है जो कि बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो करंट सिनेरियो यहां पर क्या कह रहा है, किस प्रकार से हम कह पाते हैं, तो बेसिकली काफी टाइप्स के आपके यील्ड कर्व्स यहां पर रहते हैं। अब यहां क्या किया गया है कि कितने साल का आपका बॉन्ड है उस हिसाब से यहां पर मैपिंग की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू कितनी वो यील्ड वहां पर जनरेट करके दे रहा है। यदि हम बात करें नॉर्मल कंटेक्स्ट में, तो नॉर्मल कंटेक्स्ट में क्या रहेगा कि चलो
किसी भी इन्वेस्टर को लगेगा जो आपकी नॉर्मल इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में कि चलो थोड़ी बहुत ग्रोथ वहां पर जो कंटिन्यूड ग्रोथ है वो वहां पर हो ही रही है, तो उसमें क्या रहेगा कि डेफिनेटली उस प्रकार से जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स रहेंगे लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे कि चलो यार बड़े सही तरीके से यहाँ पर इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, 2 से 5 या 3 आपका 10 साल वाला यहाँ पर हम बॉन्ड ले लेते हैं, उसकी ज्यादा डिमांड रहेगी, तो उसकी जब ज्यादा डिमांड रहेगी तो डेफिनेटली उसकी यील्ड यहाँ पर कम रहेगी, लोग 30 ईयर बॉन्ड में कम से कम इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि अभी तो इकोनॉमी बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। 30 ईयर में तो हम तब करेंगे जब हमें कोई डर रहेगा कि अभी कोई ऐसा फेज आने वाला है जो कि प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, और आने वाले समय में कल आपके डाउन द लाइन 20-30 ईयर्स तब शायद दोबारा चीजें नॉर्मल हो जाए, तो लोग 20-30 ईयर वाले बॉन्ड में वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। बट नॉर्मली जब आपको पता है कि इकोनॉमी ढंग से परफॉर्म कर रही है तो उस दौरान क्या रहेगा कि डेफिनेटली लोग आपके 5 से 10 साल वाले जो बॉन्ड्स हैं उनमें वहां पर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, चलो, और उसकी डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसके प्राइसेस वहां पर बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी यील्ड यहां पर कम होती जाएगी। तो ये एक नॉर्मल सिनेरियो है जो कि एक ग्रोइंग कंट्री के लिए वहां पर दिखाया जा सकता है। स्टीप सिनेरियो क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत ही अलग तरीके की पॉलिसी सरकार ने अनाउंस कर दी जिसके चलते बहुत ही भयंकर तरीके की वहां पर ग्रोथ होने वाली है, तो लोग और ज्यादा यहां पर कोशिश करेंगे उस तरीके से अपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, सरकारी बॉन्ड्स में, डेफिनेटली उन्हें रिटर्न तो यहां पर मिलनी है। तो उसी तरीके से जब भी कोई इन्वेस्टर यहां पर फील करता है कि इकोनॉमी आपकी बॉन्ड नेचर की है तो वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड से पैसा निकाल के शॉर्ट टर्म रिस्कियर एसेट्स में वहां पर डालते हैं, स्टॉक मार्केट्स में वहां पर डालते हैं, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के वो वहां पर गिर जाते हैं और यील्ड कर्व वहां पर राइज कर जाती है। ठीक है जी, तो वहीं आपकी जब यील्ड कर्व रहेगी वो स्टीपन हो जाएगी कि लोगों ने क्या किया कि बड़े बड़े जो बॉन्ड्स थे लंबे लंबे पीरियड के उससे पैसा निकाल दिया, अपने स्टॉक मार्केट्स में डालना शुरू कर दिया कि चलो हमें अभी अच्छी रिटर्न्स मिल जाएंगी। तो जैसे वो यहां से अपने बॉन्ड्स बेचना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली वहां पर डिमांड उतनी ज्यादा है नहीं उन बॉन्ड्स की, तो उसका प्राइस तो यहां पर ड्रॉप हो गई, बट उसके चलते उसकी यील्ड जो रहेगी वो यहां पर बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर चीज बताई जाती है। बट फिर अब इन्वर्टेड के केस में यहां पर क्या होगा, वैसे वर्षा कर लीजिए कि लोगों को क्या लग रहा है कि भैया अब एक बहुत ही असमंजस वाला फेज यहां पर आने वाला है, रिसेशनरी फेज यहां पर आने वाला है, हमारे लिए जो मार्केट्स हैं बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, हम 20-30 साल वाले बॉन्ड्स में जाके इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो वो क्या करेंगे, सडनली इस प्रकार के जो बॉन्ड्स रहेंगे यहां पर 20 से 30 साल वाले, उनकी डिमांड वहां पर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उनके प्राइसेस वहां पर बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो वहां पर आपकी जो यील्ड है वो यहां पर कम होती जाएगी। तो ये वाला जो सिनेरियो है, इन्वर्टेड जो सिनेरियो है, इससे सभी लोग यहां पर बचना चाहेंगे, इससे हर एक इकोनॉमी यहां पर बचना चाहेंगे। वो क्या चाहेंगे कि हमारा नॉर्मल फेज के हिसाब से यहां पर काम चलता रहे। तो वही चीज यील्ड इन्वर्जन यहां पर देखी जाती है कि जब आपके शॉर्ट ड्यूरेशन के बॉन्ड की जो यील्ड है वो हायर है देन दोज ऑफ द यील्ड्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स। तो वही चीज यहां पर देखेगी, इन्वेस्टर सस्पेक्ट करता है इकोनॉमी बहुत ही एक तरीके की अलग ट्रबल में वहां पर जानी पड़ रही है, तो वो क्या करेंगे, अपना पैसा शॉर्ट टर्म रिस्क एसेट से निकाल के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में वहां पर डाल देंगे ताकि उनके पैसे पे कोई असर ना पड़े, उनकी जो वहां पर अर्निंग है वो वहां पर बची रहे। तो इसी प्रकार का ट्रेंड हम यूएस के यहां पर भी विटनेस कर रहे हैं। जो 10 ईयर 3 मंथ्स जो आपके ट्रेजरी यील्ड बॉन्ड्स हैं वहां पर उनकी यील्ड जब इस तरीके से कैलकुलेट की जा रही है तो इनवर्स हम वहां पर एक मैपिंग वहां पर देख पा रहे हैं, जिसके हिसाब से काफी सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि रिसेशनरी फेज यहां पर आ सकता है, क्योंकि हमने इन्वर्शन यहां पर देख ली है यील्ड कर्व में। ठीक है जी, तो कैसे आया यील्ड कर्व, कैसे उसकी हम यहां पर इंटरप्रिटेशन करते हैं वो हमने समझ ली, और फैक्ट के साथ यहां पर बता दिया कि जी हां इस प्रकार की मैपिंग वहां पर हो रही है, जिसके हिसाब से हम इन्वर्जन यहां पर देख रहे हैं, जिसके चलते वहां पर काफी सारे इकोनॉमिस्ट ये चीज कह रहे हैं कि जी हां आने वाले समय में रिसेशन यहां पर आ सकता है। तो यही चीज आज का मेजर टॉपिक था जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको कहीं ध्यान में भी रह सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए, कभी भी किसी आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट चीजें होनी जरूरी है कि हिस्टोरिकली देखा जाए जब भी यूएस फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश की है बाय मोर देन 2 परसेंटेज पॉइंट्स, तो यूएस ने वहां पर रिसेशन विटनेस किया है। ठीक है जी, और जिस प्रकार से भी कोशिश की जा रही है कि 2% लेवल पर वहां पर यूएस फेडरल रिजर्व पूरी कोशिश कर रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, बट इन्फ्लेशन सिर्फ 9% से 7% ही आ पाई, हालांकि 4.25% वहां पर उनके द्वारा इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाए गए हैं, रैपिड हाइक्स यहां पर की गई हैं। ठीक है जी, अब डेफिनेटली जो भी यूएस फेडरल रिजर्व का यहां पर स्टैंड है, जो कि आपका एक तरीके से टाइट यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी उनके द्वारा फॉलो की जा रही है, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि इस टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से डिमांड वहां पर कम हो जाएगी, जिसके चलते आने वाले समय में हम यहां रिसेशन फेस कर सकते हैं, और वही चीज यील्ड इन्वर्जन भी हमें यहां दिखा रहा है। ठीक है जी, तो अब
इस चीज को थोड़ा बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि आपको ऐसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपका ओपिनियन वहां नहीं इतना प्रीलिम्स में पूछा जाएगा कि बताइए आपका क्या ओपिनियन है, रिसेशन आ रहा है नहीं आ रहा है। आपसे वहां पर सिचुएशनल क्वेश्चन वहां पर आपको दिया जाएगा कि जी हाँ इस तरीके से अगर यील्ड इन्वर्जन वहां पर होती है तो उसके क्या मतलब है। तो आपको बताना है कि जी हाँ उस प्रकार में कि ट्रबलसम फेज आ सकता है इकोनॉमी में, इसलिए लोग लंबे टर्म के बॉन्ड्स में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी यील्ड यहां पर कम होती जा रही है। तो ये बेसिक चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। फिर वही इंपैक्ट क्या रहेगा इंडिया पर कि डेफिनेटली जिस प्रकार से यूएस द्वारा अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर और ज्यादा यहां पर स्ट्रांग होता जा रहा है अगेंस्ट रूपी, इंडियन इंपोर्ट्स यहां पर बहुत ज्यादा कॉस्टली होते जा रहे हैं डेफिनेटली, जिसकी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है वो भी यहां पर बढ़ती जा रही है। हायर रिटर्न्स इन द यूएस डेफिनेटली यहां पर उसकी वजह से क्या असर पड़ेगा कि कैपिटल फ्लाइट का यहां पर इशू आ सकता है कि लोग अब यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, अच्छी उन्हें वहां पर रिटर्न मिलेगी, स्टेबल मार्केट है, तो इसलिए यहां से पैसा निकाल के इंडिया की मार्केट से पैसा निकाल के लोग वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। इंडियन एक्सपोर्ट्स बल्कि इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। अगर वीकर रुपी यहां पर होता है तो उस चीज का डेफिनेटली यहां पर फायदा उठाया जा सकता है। बट जिस प्रकार से ओवरऑल डिमांड यदि ग्लोबली वहां पर कम हो जाती तो इंडियन एक्सपोर्ट्स भी या इंडियन एक्सपोर्टर्स भी पर्टिकुलरली इस सिचुएशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है जी, तो ये एक पूरी पिक्चर थी जो कि मैं आपके सामने यहां पर दिखाना चाहता था। यदि आपको पता है कि रिसेंटली एक्सपोर्ट्स का क्या सिनारियो है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। कुछ हफ्ते पहले की आपकी न्यूज आइटम है कि एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं रिसेंटली, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या अभी करंट सिनेरियो चल रहा है और आपके क्या ओपिनियंस हैं कि इंडिया पर कितना इंपैक्ट यहां पर पड़ सकता है रिसेशन से रिलेटेड। तो आई होप आपको सभी चीजें यहां पर समझ में आ गई हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यील्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है, प्राइस और यील्ड के बीच में क्या डिफरेंस है या किस तरीके से उनका रिलेशनशिप वहां पर एस्टैब्लिश किया जाता है, ये कुछ कुछ चीजें जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप तभी वहां पर सॉल्व कर पाएंगे जब आपकी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी वहां पर रहेगी। सो आई होप सभी चीजें यहां पर आपको समझ आ गई हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।